गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास का कोई डाउट किसी का? सर आपने लास्ट में एक चीज समझाई थी कि अगर एक वेक्टर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो सर उसमें कुछ इंफिनिटी वाला भी था, मतलब उसको अलग अलग तरीकों से आपने सर्कल भी बना के समझाया था, सर वो समझ नहीं आया। मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर एक ही वेक्टर के मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने हैं लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर सकता हूं, तो मैं इनफाइनाइट आंसर्स बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है और इसे मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहे भाई किन की डायरेक्शन में करना है। तो मैंने क्या किया, इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल बना दिया। तो ये वेक्टर उस सर्कल अच्छा नहीं बना, ये वेक्टर उस सर्कल का डायमीटर है, यानी कि इसके दोनों तरफ दो सेमी सर्कल हो गए। अब मैं अगर एक वेक्टर ये बना दूं और एक वेक्टर ये बना दूं तो ये परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। यानी कि ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, और अगर ये ए वेक्टर है तो मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। यस सर। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कुछ इस तरह से करता हूं, भाई ये वेक्टर मैंने ले लिया डी वेक्टर और ये वेक्टर ले लिया ई वेक्टर, ये भी तो परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं यस सर। ये भी कह सकता हूं दैट डी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। यस सर। ऐसे में कितने तरीके से कर सकता हूं, इनफिनाइट तरीके से सर। ये समझाया था बेटा मैंने। लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है वो आज हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ ये समझा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सर हाँ बेटा। सर आपने समझाया था कि अगर किसी भी जैसे दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल जो होगा या तो उनकी टेल जॉइन हो तब एंगल जो होगा, मतलब जो तो उनकी या तो टेल जॉइन हो तो निकाल सकते हैं। तो क्या सर हम उनका अगर हेड जॉइन करेंगे उनको डिस्प्लेस करके तो उससे भी एंगल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये एंगल थीटा, मैंने इस वेक्टर को उठाया ऐसे लगा दिया, इस वेक्टर को उठाया ऐसे लगा दिया, ये एंगल भी वही थीटा मिलेगा। क्लियर? आदित्य, आदित्य ने पूछा था ये। यस सर। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसे देखना अच्छा लगता है, ये देखने में मजा नहीं आता। हाँ बेटा। सर पोजीशन वेक्टर की मतलब लेंथ कैसे निकालेंगे? वो तो हमें गिवन होगी ना। मान लो मैं कहता हूं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है मुझे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मुझे यहां एक पॉइंट दे रखा है पी, कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं 2,3। तो मैंने ओरिजिन को इससे कनेक्ट किया, तो मैं ओपी वेक्टर को कहूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ध्यान से देख, ये डिस्टेंस होगा 2 का और ये डिस्टेंस होगा 3 का इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी लेंथ नहीं निकाल सकता। यस सर। और अगर ये पॉइंट नहीं दे रखा तो पूरा वेक्टर दे रखा होगा। अब वेक्टर किस फॉर्म में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ कैसे निकालनी है वो आज हमें समझ में आ जाएगा। कोई और दिक्कत किसी को? हाँ बेटा बोल। सर एक क्वेश्चन है, गिवन p वेक्टर is equals to a vector minus b vector and p is equals to a plus b. Angle between vector a and vector b is, उसकी ऑप्शंस 180 डिग्री। सर ये कैसे आया? फॉर्मूले से करना चाहेगी या लॉजिक से? लॉजिक। देख लॉजिक क्या कहता है कि दो वेक्टर को मैं एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो रहे हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड्स ऐड हो रहे हैं मींस फाइनली अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं कि वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कर रहा हूं मैं एक्चुअल में। यस सर। दो वेक्टर्स, ये इस माइनस बी वेक्टर को कुछ और नाम सोच ले, सी वेक्टर है कोई,
कि दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, लेकिन ऐड करते समय क्या हुआ कि रिजल्ट मिला उनके मैग्नीट्यूड का सम। ये कब पॉसिबल है? जब इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा। यस सर। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं और मुझे उनको ऐड करना है तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं। यस सर। इन दो वेक्टर्स को ऐड किया, इसका मैग्नीट्यूड है a, इसका मैग्नीट्यूड है b, और रिजल्ट मुझे मिल रहा है a प्लस बी, यानी कि कंफर्म है कि ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे 0 डिग्री पे। अगर a और माइनस b 0 डिग्री पे हैं तो a और b कितनी डिग्री पे होंगे? सोच कि अगर ये a वेक्टर है और ये माइनस b वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस b अगर इधर है तो b तो इस तरफ होगा, इसके अपोजिट। तो a और b में एंगल 0, a और माइनस b में एंगल 0 है, तो a और b के बीच में एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। क्या ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। फॉर्मूले से करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको दे रखा है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड a प्लस बी। क्वेश्चन में यही कहा गया है यस सर। कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो a प्लस बी है, तो p वेक्टर तो ये है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी है। फॉर्मूला लगा दे a और b के बीच में एंगल थीटा मानते हुए। मैंने पहले क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या होगा कि मुझे यहां पे अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर आता है सारा कुछ। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मिलेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस सर। a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक। तो ये क्या कह रहा है भाई? 2ab cos थीटा। मैं ठीक ही कर रहा हूं ना? ये कोई गलत तो नहीं किया? आपने लास्ट में cos थीटा क्यों लगाया 2ab के साथ? ओहो, बहुत बढ़िया, सही कह दिया तुमने। यहां cos थीटा क्यों लगा दिया भाई मैंने? मैं वही कहूं, सेम सेम चीज कैसे मिल गई? यहां तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना था बस। अब देखो ये मिल गया 2ab को, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो 2ab प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0 कर सकता हूं मैं। यानी कि 2ab कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। यस सर। a और b तो 0 नहीं है, क्योंकि वो जीरो नल वेक्टर तो नहीं दे रखे, उनके कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो हैं, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो इस फैक्टर को 0 कौन बनाएगा? ये वाला पार्ट। यानी कि cos थीटा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तभी तो -1 आंसर आएगा। ये प्रोसेस प्योरली मैथ्स, फॉर्मूला लगाया, काम किया, दिमाग नहीं लगाया ज्यादा, लेकिन टाइम ज्यादा लगा। लेकिन मैंने लॉजिक लगाया, तो मैंने देखते ही आपने क्वेश्चन बोला और मेरे दिमाग में ये घूमा और मैंने आंसर बता दिया, मेरा टाइम बच गया। क्या दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। किसी और का कोई और डाउट? यस सर, एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर? ऑप्शंस थे आई कैप प्लस जे कैप, कॉस अच्छा, थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। एक एक करके। हाँ, बेटा ये अभी ना कर नहीं पाओगे, ये मैं आज सिखाऊंगा, उसके बाद कर पाओगे बेटा। सर डीपीपी में था ये क्वेश्चन। कौन से नंबर की डीपीपी में था? 4th। हाँ, तो 4th तो भी करनी नहीं है, आज 4th क्लास है, हर क्लास के बाद एक डीपीपी करना है, ठीक है? अभी कौन सी करनी है? अभी तक आज की क्लास से पहले तक आपने 3 डीपीपी कंप्लीट करनी थी, आज की क्लास के बाद 4th वाली भी कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, क्लास नंबर, अगर कहीं कोई एक्स्ट्रा करनी होगी तो मैं बता दूंगा, आप क्लास काउंट कर लो, जितनी क्लास उतने डीपीपी, बस। ओके ठीक है। कोई और डाउट किसी का? नहीं?
चलो फिर स्टार्ट करें। यस सर। लास्ट क्लास में हमने बेसिक समझा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर उसी में एक स्पेशल केस समझा भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो भी गिवन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिजॉल्व कैसे करते हैं। वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैंने लिया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक, एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, कोई भी आर्बिट। मैंने कहा जी मेरे को एक वेक्टर गिवन है। वेक्टर गिवन होने का मतलब क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। किसी वेक्टर का पता होना मतलब उसके बारे में सब कुछ पता है, तभी तो मैं कह सकता हूं कि मुझे वेक्टर पता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे मुझे नहीं पता भी वेक्टर क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बता देंगे तो भी मुझे नहीं पता भी वेक्टर कौन सा, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे तभी तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मुझे वेक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो मैंने कहा भी एक वेक्टर मुझे दे रखा है जिसका नाम है ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए। आसान करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि याद ना रखना पड़े, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ सपोज थीटा एंगल पर है। मुझे ए वेक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि गिवन सिस्टम में वो कैसे इंक्लाइंड है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब मुझे इस वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, स्पेशली इन्हीं दो एक्सिस में। मुझे और जरूरत ही नहीं है, मुझे इसके दो कंपोनेंट्स करने, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। अब बहुत ध्यान से समझना है इसको बेटा, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स जब तक मैकेनिक्स चलती रहेगी ये काम आएगा कि रिजॉल्व कैसे करना है। मैंने क्या किया, वेक्टर के टिप से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी। तो देखा जाए तो मैंने एक रेक्टेंगल सा क्रिएट कर लिया है। ये वाला रेक्टेंगल मतलब वो भी एक पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम का केस है। तो मैंने यहां पर एक नया वेक्टर अपनी मर्जी से डिफाइन कर दिया, बी वेक्टर, और यहां पर एक वेक्टर ये यहां पे मैंने एक वेक्टर और डिफाइन किया, सी वेक्टर। और इस फिगर को देखकर मैं अब आराम से कह सकता हूं दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यस सर। मुझे तो ए वेक्टर दे रखा था, बी और सी नहीं दे रखे थे, ए गिवन था बस। मैंने ए के बाद दो टुकड़े कर दिए, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब मैं यहां कह सकता हूं that B vector and C vector are rectangular components of vector A along X and Y axis respectively। क्या मैं ऐसी स्टेटमेंट दे सकता हूं अब? यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना बेटा, अभी हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल नाम दे देता हूं कुछ, पी क्यू, और इसको नाम दे देते हैं कोई एल। ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? PQ upon OP. PQ अपॉन OQ। OQ. Yes. और OQ की लेंथ जो है वो तो A है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। तो इससे PQ की वैल्यू क्या मिली? A साइन थीटा। यानी कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ मुझे मिल रही है ए साइन थीटा की। सिमिलरली मैं इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा डिफाइन करूं तो आएगा ओपी अपॉन ए। तो ओपी की वैल्यू बिल्कुल इसी मेथड से ए कॉस थीटा की आ जाएगी।
मैंने लिखा नहीं cos थीटा के बारे में, लेकिन समझ पा रहे हो ये चीज? यस सर। अब ध्यान से समझो एक चीज, हम दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। कब कहते हैं? जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, जब दोनों की डायरेक्शन सेम, तभी कह सकते हैं वो इक्वल वेक्टर्स हैं। यस सर। यहां पे मैं एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, a cos थीटा इंटू आई कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में हमने थोड़ा बहुत तो समझा था। यूनिट वेक्टर होते हैं स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, a cos थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, और आई कैप एक यूनिट वेक्टर है। मुझे आप में से कोई बताए, ये कंप्लीट जो वेक्टर बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? a cos A थीटा। cos theta. बहुत बढ़िया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये जो वेक्टर मैंने बनाया इसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन कहां है? Along x-axis. x-axis. अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती थी, लेकिन ये तो पॉजिटिव में है क्योंकि आई कैप लिखा हुआ है, माइनस है नहीं। यानी कि ये वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा का और डायरेक्शन है पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब जरा बी वेक्टर को एनालाइज करो। जो हमने बी वेक्टर डिफाइन किया था, उस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? A cos theta. अरे यही लेंथ है। और बी वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? Along Positive along positive positive x-axis. x-axis। यानी कि बी वेक्टर और इस वेक्टर को कंपेयर करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, तो मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर एक्चुअल में यही है। Yes, sir. Yes, sir. कह सकता हूं ऐसा। सिमिलरली अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं तो उसको मैं कह सकता हूं a sin थीटा जे कैप। Yes, sir. बिल्कुल उसी लॉजिक से। यानी कि बी और सी की मुझे एक नई वैल्यू मिल गई, मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिला भाई? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes. अरे ये मैंने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की हेडिंग में ही कर दिया, जबकि हेडिंग जो थी वो नेक्स्ट पेज पे थी। कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स मैंने वहीं लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? हेडिंग ये डाल लेना बेटा, कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और मैंने काम यहीं पे इसी पेज पे खाली था वहीं कर दिया। इस पेज पे तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये कंप्लीट हेडिंग हो गई इस पेज की। तो मुझे एक नई फॉर्म मिल गई। जरा इस नई फॉर्म में देखो, मुझे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी? मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था और ए वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा गिवन था। तो मैंने ए वेक्टर को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, और उसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ए और थीटा तो मेरे पास हैं, मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं, मुझे पता उनके बारे में, तो मैं किसी भी वेक्टर को उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इजीली रिजॉल्व कर सकता हूं इस लॉजिक से। यस सर। ये क्लियर हो रहा है? अब इस फॉर्म की हमें दो तरीके से जरूरत पड़ेगी। जो हमने ये बनाया है, ये दो तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी, दोनों तरीके से आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। एक एनालिटिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दूसरा डायग्राम बनाना। क्योंकि जब हम पूरे मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे और उससे लेकर रोटेशन तक, हमें जो काम करना होगा, पहला स्टेप हमारा डायग्राम में होगा, और डायग्राम में हमें इसी की हेल्प लेनी होगी। तो इसका कैसे यूज करना है मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं। ये नोट कर लिया सब कुछ? यस सर। यहां पे इनको क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखना है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड दिस पार्ट इज नोन एज वाई कंपोनेंट
ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, क्योंकि आई कैप के साथ है तो एक्स कंपोनेंट होगा, जे कैप के साथ है तो वाई कंपोनेंट होगा। क्या ये क्लियर? यस सर। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां ये भी आता है कि भाई ए तो मुझे समझ में आ रहा है गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक के साथ कॉस थीटा है, एक के साथ साइन थीटा है, तो किसके साथ कॉस लगाऊं, किसके साथ साइन लगाऊं, ये याद करने का भी तरीका है। वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ भी एंगल दे रखा है उस तरफ हमेशा कॉस कंपोनेंट आएगा और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। अगर थीटा ये यूज करने की बजाय मैं वाई एक्सिस से लेता तो मैं कॉस वाला इधर लिखता और साइन वाला इधर लिखता। नोट कर लो ये स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में, अपनी कॉपी में, कि जिस एक्सिस के साथ थीटा दे रखा है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आएगा और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा। जो सिंपल ट्रिको से आप प्रूव कर सकते हो। भाई थीटा इसकी बजाय ये होता तो फिर थीटा ये होता, तो ये परपेंडिकुलर की जगह पे बेस बन जाता, ये बेस की जगह पे परपेंडिकुलर बन जाता, साइन कोस उल्टे हो जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखें इसको यूज कैसे करना है और इसके कुछ स्पेशल एग्जांपल ले लेते हैं। देखें भाई, हमें यहां पे दे रखी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने ले लिया एक वेक्टर जिसका नाम है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज 8 का और ये एंगल है सपोज 30 डिग्री का। देखने में नहीं लग रहा, गिवन है 30 डिग्री। ठीक, मुझे इस वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। दो तरीके हैं काम करने के और दोनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि कुछ जगह एक की जरूरत पड़ेगी, कुछ जगह दूसरे फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। पहली फॉर्म क्या की मैंने भाई, फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और मैंने देखा भाई इसका मैग्नीट्यूड है 8, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, इधर का एंगल 30 डिग्री में अगर यूज करूं तो इधर कॉस लगाऊंगा, इधर साइन लगाऊंगा। तो मैंने इधर एक वेक्टर दिखाया 8 cos 30 डिग्री और इधर एक वेक्टर दिखाया 8 sin 30 डिग्री। यानी कि एक सिंगल वेक्टर की बजाय मैंने दो वेक्टर्स दिखा दिए और मुझे पता है कि ये दोनों इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से यही आएगा, तो मैं इसको हटाकर इसकी जगह पे ये 2 लगा दूं तो बात तो एक ही है, क्योंकि जो ये अकेला करेगा ये दोनों मिलके कर लेंगे। यस सर। ये वैल्यू कितनी होंगी, मैं cos 30 और sin 30 की वैल्यू पुट करके लिख सकता हूं। यस सर। यानी कि अगर मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊं, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, तो फाइनली मैं डायग्राम में लिखूंगा कि एक वेक्टर इधर 8 cos 30 होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 4√3 और इधर आएगा 8 sin 30 मतलब 4। जो मुझे अकेला वेक्टर दे रखा था, मैं इसका नाम हटा दूं उससे कंफ्यूजन ना हो, मुझे अकेला वेक्टर दे रखा था जिसका मैग्नीट्यूड 8 का था, एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री था, मैंने उसकी जगह पे 2 वेक्टर बना दिए। मींस मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने एक वेक्टर को उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। यस सर। आपके पास ऐसी फिगर होगी और आपको ये बनानी पड़ेगी, तो ये बनाना, ये चेंज करना सबको समझ में आ रहा है। यस सर। किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डायग्राम में कैसे दिखाएं, क्लियर है। यस सर। दूसरी मेथड कि अगर मैं इस वेक्टर को नाम मैंने जो दिया था ए वेक्टर ही कहता हूं, तो मैं ए वेक्टर को अब ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट 4√3 i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का सम करने पर मुझे वापस ए वेक्टर मिलेगा।
ये वाला वेक्टर जो है ये वेक्टर है 4√3 आई कैप, और ये वाला वेक्टर है 4j कैप। सर आई कैप और जे कैप के बिना नहीं लिख सकते? अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं 4√3 + 4, इसका मतलब और इसका मतलब क्या सेम होगा? वो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। नो सर, डायरेक्शन। या तो पता ही चल रहा। अरे क्या करूं इनका, मैं ऐसे ही ऐड कर दूं? यहां पता चल रहा है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। या तो आप डायग्राम में ही डायरेक्शन दिखा दो और साथ में मैग्नीट्यूड लिख दो। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डायरेक्शन दिखा देते हैं एरो से और उसके साथ लिख देते हैं उसका मैग्नीट्यूड। वो तरीका तो ये रहा। मैं डायग्राम नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ लिखना चाहता हूं, तो मैं इस तरह लिख दूंगा, तो इससे भी मुझे क्लियर हो गया मैं किस वेक्टर की बात कर रहा हूं। लेकिन Yes, अगर sir. मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये तो नंबर आ गया एक, ये वेक्टर कहां से हुआ? अब क्या करना है इसका? ऐड कर दूं ऐसे ही 4 कॉमन लेके √3 + 1, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई। तो ये फॉर्म नहीं आएगी। या तो मैं डायग्राम बनाऊं जिसमें मैं वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दूं एरो से और साथ में उसका मैग्नीट्यूड लिख दूं, या फिर अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो दूसरा मेथड मेरे पास ये है, बस आई कैप जे कैप लगाने पड़ेंगे। आई कैप जे कैप ही क्यों लगाए, किस तरह लगाए? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है तो आई कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस के अलोंग दे रखा है तो जे कैप की हेल्प ले ली। क्या ये बात क्लियर? यस सर। इस तरह का काम आप कर सकते हो। मुझे Yes, sir. दोनों चीजें चाहिए, मुझे ये फॉर्म भी चाहिए और मुझे ये फॉर्म भी चाहिए। मैक्सिमम जगह तो हम ये यूज करेंगे, कुछ जगह हमें इसकी भी हेल्प मिलेगी। हटा दूं ये पेज? यस सर। देखें भाई कितने बच्चे कर पाएंगे क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे पहले करेंगे, उसके बाद फिर मेरे से मैच करेंगे कि आपके ठीक हैं या नहीं। पहले मैं कुछ एक्सेस दिखा दूं। 4 केस बना रहा हूं मैंने सिर्फ आपको एक ही केस बताया है, बाकी केसेस आपने लॉजिकली खुद सोचने हैं। देखो भाई, पहला दिखाया मैंने इधर, वेक्टर का नाम दे दिया ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ले लिया 10 का, एंगल ले लिया 37 डिग्री। दूसरा केस, यहां एक वेक्टर डिफाइन किया, नाम बी वेक्टर, ये एंगल कुछ भी ले लो 60 डिग्री। ठीक। तीसरे केस में यहां दिखा दिया सी वेक्टर, ये एंगल 53 डिग्री। मैग्नीट्यूड यहां नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड क्या लिख दूं 5, और यहां लिख दिया मैग्नीट्यूड 10। 2 10 ले लिए, चलो कोई बात नहीं। एक वेक्टर ले लिया मैंने इधर डी वेक्टर, ये एंगल ले लिया मैंने, ये 2 मैंने एक्स के साथ लिए हैं, एक वाई के साथ और ले लेता हूं। देखो कितने बच्चे सोच पाएंगे इसको। ये एंगल मैंने ले लिया, कितना लूं भाई 30 डिग्री तो ले चुके हैं, ये 30 मान लो, चलो 60 लिया था 30 मान लो। मैग्नीट्यूड इसका 8। हर केस में पहले केस को लेके चलो, इसका डायग्राम में भी दिखाओ और आई कैप जे कैप में भी लिखो। फटाफट अपनी कॉपी में करना शुरू कर दो। सबसे पहले पहले वाले के दोनों चीजें लिख ला लो, पहला कंपेयर करने के बाद फिर सेकंड थर्ड फोर्थ करना। ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कर लो तो मुझे बताओ जल्दी। सर हो गया। सबने कर लिया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन Yes, sir.
फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ कर रहा हूं, आप कंपेयर करेंगे कि आपने सही किया या नहीं। इस तरफ आएगा 10 cos 37। cos 37 होता है 4/5। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, cos 37 की वैल्यू पुट करके 10 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा? 8. इधर आएगा 10 sin 37। 6. और इस वेक्टर का नाम अगर ए वेक्टर मैंने दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूं 8i कैप प्लस 6j कैप। यस सर। Yes, sir. कितने बच्चों के ये दोनों ठीक हैं? हाथ खड़े कर लें जरा, जो वहां बैठे हैं सेंटर पे। कुछ के ही ठीक है, बाकी अपना हैंड रेज कर सकते हैं अपने घर से भी। गुड। वो हैंड रेज का ऑप्शन भी होता है ना, मुझे नजर आ जाएगा आपने अगर वीडियो ऑन नहीं कर रखा तो। हाँ गुड। सेंटर में काफी बच्चों के गड़बड़ है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। आगरा, कहां दिक्कत आई बेटा? फर्स्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो। देख बेटा, अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था कि किसी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करें। जहां एंगल दे रखा है उधर कॉस कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट, यही लिखा था। तो वही चीज मैंने यहां की। इसका मैग्नीट्यूड है 10, ये एंगल 37, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 cos 37। 10 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू cos 37 होता है 4/5। 5 से कैंसिल किया 2, आंसर आ गया 8। तो यहां आ गया 8। ऐसे यहां आएगा 10 sin 37, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। जब मैंने ये बना लिया तो मुझे समझ में आया भी x कंपोनेंट है 8 और y कंपोनेंट है 6, तो इस वेक्टर को मुझे लिख, और इन दोनों का सम ही तो a वेक्टर है, तो a वेक्टर 8i कैप प्लस 6j कैप के इक्वल होगा। हाँ या ना? क्या क्लियर हुआ या रिपीट करूं फिर से? क्या समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, कितने बच्चे सही करते हैं। कर लिया सेकंड? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो देखें, ये 5 है और एंगल 60 दे रखा है वाई एक्सिस के साथ, तो इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा 5। देखो सही तरीका क्या होता है, हम बार बार तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाते रहेंगे जो यहां बना रहे हैं। एक्चुअल तरीका होता है कि इसी डायग्राम में ये काम कर लो। कैसे करते हैं भाई? 5 है तो इस तरफ आएगा 5 cos 60 डिग्री और इधर आएगा 5 sin 60 डिग्री। और जैसी मैंने ये दो दिखाए, अरे ये हट गया। किसी वेक्टर के ऊपर ये दो लाइन बनाना मींस हमने उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। कॉपी में तो रब करेंगे नहीं, तो वहां पे हम क्रॉस कर देते हैं उसको, ये हट गया। इसकी जगह पे ये दो वेक्टर्स आ गए, इनकी वैल्यू क्या है? इस तरफ आएगी cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो ये बन गया 5/2 और इधर आ जाएगा sin 60 मतलब √3/2, तो 5√3/2। इस वेक्टर का नाम था बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 5√3/2 आई कैप लेकिन नेगेटिव का प्लस 5/2 जे कैप। कितने बच्चों का ये दोनों ठीक है? गुड। अब थोड़ा सा नंबर बढ़ गए। सर नेगेटिव में मिस्टेक। हाँ, नेगेटिव में मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ये का वेक्टर जो है ये नेगेटिव एक्स में है,
तो मुझे माइनस आई कैप लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर मैं आई कैप लिख देता तो वो कहता भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अरे है तो नेगेटिव में। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों? क्योंकि डायग्राम में तो मैंने एरो से बता दिया भाई नेगेटिव एक्स में, साथ में उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। लेकिन जब मैं डायग्राम नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ ये लिखना चाहता हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि कौन सा पॉजिटिव में है कौन सा नेगेटिव में, तो वो प्लस माइनस बताएगा कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। तीसरा कर डालो फटाफट अब। यस सर, आ गया। चलो मैं भी लिख देता हूं फटाफट। यहां पर आ जाएगा भाई 10 का कॉस, एंगल यहां यूज कर रहे हैं तो इधर कॉस 10 कॉस 53, इधर आएगा 10 साइन 53, ये हट गया। कॉस 53 होता है 3/5, तो इधर बचेगा भाई 6 और इधर आएगा 8। ठीक, वेक्टर का नाम था सी वेक्टर, तो सी वेक्टर को लिखूंगा -6 आई कैप -8 जे कैप। कितने बच्चों का अब सही है ये थर्ड वाला? जो घर से अटेंड कर रहे हैं वो अपने हैंड रेज करते रहे बेटा, चैट पे ऑप्शन होता है नीचे हैंड रेज का। कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आगरा सेंटर बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। कई बच्चों के हैंड रेज नहीं हुए, निहारिका, आकांक्षा, लवली, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा या गड़बड़ कर किया था है बेटा? सर, मैंने किया था हैंड रेस पे डाउन कर लिया, मतलब अच्छा अच्छा, मेरा सही है। ठीक है बेटा। नेहा क्या ठीक है आपका? नेहा, हिमांशी, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। किसी का गड़बड़ है तो अब वो हैंड रेस करे जरा, जिसका गड़बड़ है। बाकी सब हैंड डाउन कर लें भाई, हटा दें। जिसका गलत है वो हैंड रेस करे। निहारिका का हैंड रेज है, आकांक्षा का भी है। निहारिका कहां गड़बड़ कर रहे हो? 6 कैसे आया? 2 नहीं आएगा? 6 कैसे आया? 2 नहीं आएगा। 10 cos 53 है बेटा, 10 इंटू cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 5 2 और 3 2 6 बनेगा बेटा, 2 क्यों यस है? सर, 6। ठीक है। आकांक्षा Yes, कहां गड़बड़ की? आकांक्षा सिंह, या कुछ मैं गलत पढ़ रहा हूं, मुझे नाम ना उल्टा नजर आ रहा है। अक्षरा सिंह है शायद, हाँ अक्षरा सिंह। अक्षरा बेटा कहां गड़बड़ की आपने? सर मुझे लगा कि जिसका सही हुआ उसको रेज हैंड करना है। अच्छा नहीं, सही वाले को तो मैंने कहा था नीचे कर लो हाथ, और जिनके गलत है वो हैंड रेज करें। इसका मतलब बाकी सबके ठीक है आंसर। अब फोर्थ कर डालो बेटा, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। फोर्थ, सर हो गया। चलो देखें, इस तरफ और इस तरफ दो कंपोनेंट आएंगे, इधर 8 cos 30 डिग्री, इधर 8 sin 30। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
इसमें तो भी लाइट जल रही है, रेड हो रही है क्या? सर अब आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक यस है। सर। हाँ जी, कितने बच्चों का सही है? अच्छा, कितने का गलत वो हाथ उठाएं बस। अब तो मैक्सिमम का सही होना चाहिए। जिनका गलत है वो हैंड रेज करेगा बस। जिसका गलत है वही हैंड रेज करे जिसका गलत है। आदित्य कहां गड़बड़ की? सर साइन और कॉस की वैल्यू। हाँ, अरे ये तो 30 डिग्री तो याद होना चाहिए, 10th में कर चुके हो सारा। 37 53 होता तो नहीं मानता। सर ये नहीं, वो वैल्यू यूज कहाँ करनी है, किस मतलब एक्स एक्सिस पे करनी थी साइन की या वाई पे, वो भूल गया था। अरे जिसके साथ एंगल दे रखा है उसकी तरफ कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। ठीक है। अच्छा, आकांक्षा आपने कहां गड़बड़, सॉरी अक्षरा आपने कहां गड़बड़ की? सर मैंने कहीं नहीं गड़बड़ की, वो फिर है पिछले बार का है, अच्छा, पिछले बार का ही। नीचे कर देना हैंड, वो ऊपर ही अभी नजर आ रहा है मुझे, अभी भी हैंड रेज, उसे हटा। हाँ गुड। चलो, एक ने थोड़ी सी की थी। मैग्नीट्यूड का है बेटा? मैग्नीट्यूड लिखना, पहले एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड लिखना होता है, फिर वाई का। अब उल्टा भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, तो बेटर रहता है कि इस तरह लिखें। भाई मैं आपसे टाइम पूछूं, मान लो अभी टाइम कितना हो रहा है, 6:27, यानी कि 6.27 हम आवर्स में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं टाइम कितना हुआ, आपको जो 27 मिनट हुए हैं 6 बजने के बाद, तो अजीब सा लगेगा ना। बात तो ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन अच्छा तरीका क्या है कि पहले आई कैप लिखो, फिर जे कैप लिखो, फिर के कैप लिखो। अभी तो हम के की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है, ये फॉर्म स्टैंडर्ड मानी जाती है कि पहले आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप आए। अब उल्टा सीधा भी लिख दोगे तो गलत नहीं है वो भी, ठीक है। तो ये सब क्लियर है किस तरह से रिजॉल्व करना है वेक्टर को? यस सर। अब थोड़ा सा इसमें और देखें। यस सर। प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, पिछले पेज पे भी कर ली है। एक छोटी सी बात और देखें। मान लो मुझे कोई वेक्टर दे रखा है, पी वेक्टर। अब किसी वेक्टर को एक्सप्लेन करने का मुझे एक मेथड और समझ में आ गया। एक तो हम समझ रहे थे इस तरह से कि भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो और उसका एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से या किसी डायरेक्शन से एंगल बता दो, मतलब उसकी डायरेक्शन डिफाइंड कर दो और उसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वेक्टर कहां है। लेकिन अब वेक्टर को लिखने का एक तरीका हमने और सीखा, आई कैप जे कैप की फॉर्म में कैसे लिखें। किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप की फॉर्म में कैसे लिखें, ये तो समझ में आया, लिखे कैसे। और मान लो दे रखा है तो उसे हम एनालाइज कैसे करें, अब वो सीखते हैं। मान लो मुझे एक पी वेक्टर दे रखा है, कोई भी नाम दे देता हूं मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। थोड़ा सा सिमेट्रिकल ले लिया। एक्स और वाई कोई नंबर्स हैं, 2 3 हो सकते हैं, 8 7 हो सकते हैं, कुछ भी नंबर, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। नेगेटिव में होंगे तो वो नेगेटिव आई कैप बन जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। मान लो ऐसा कोई वेक्टर दे रखा है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर मैं पहला केस लेके चलूं, मान लो एक्स और वाई पॉजिटिव है, एक्स और वाई मान लिया पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया भाई, एक्सेस बनाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक वेक्टर है एक्स आई कैप और एक वेक्टर है वाई जे कैप। इन दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो मुझे पी वेक्टर मिल जाएगा। यस सर। तो मैंने भी बना दिया भाई, एक्स आई कैप का मतलब इधर एक वेक्टर, अच्छा एक्स के साथ ये एक्स और वाई के साथ ये वाई मिक्स हो जाएंगे, कुछ और मान लो भाई, एक्स वाई की जगह पे कुछ और लो, ए भी ले लें, ए और बी। यस। कम से कम अलग तो नजर आए कि हाँ ये एक्स है वो ए है, वरना मिक्स हो जाएगा। फिर मैंने कहा भाई ये मुझे समझ में आ गया कि ए आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए का है, और बी जे कैप का मतलब एक वेक्टर वाई डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड बी का है, और इन दो वेक्टर का सम ही तो पी वेक्टर है। तो कर देते हैं भाई सम। पैरेललोग्राम बनाया, जो इस केस में तो रेक्टेंगल बना, तो मैं अगर ऐसे ज्वाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि यही तो पी वेक्टर है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस सर। भाई इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तभी तो पी वेक्टर मिल रहा है। तो ये वेक्टर मैंने डायग्राम में दिखा दिया,
ये वेक्टर डायग्राम में दिखा दिया, दोनों को ऐड किया तो पी वेक्टर मिल गया। अब पी वेक्टर के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मुझे निकालना है इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं डायग्राम से सोचूं, भाई ये तो एंगल 90 का है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है राइट साइड में नीचे की तरफ, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये लेंथ ए की, ये लेंथ बी की, तो इसकी लेंथ तो मैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। यस सर। और जो इसकी लेंथ निकलेगी वही तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो Yes, पी sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? B² बहुत बढ़िया। अब हर बार मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वेक्टर ये दे रखा है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर होल अंडर रूट। यस सर। तो मुझे अगर वेक्टर आई कैप जे कैप में दे रखा है, मैं उसका मैग्नीट्यूड तो विजुलाइज करने लग गया कि भाई उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट मैं निकाल सकता हूं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। भाई वेक्टर डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बारे में क्या क्या चीज, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब डायरेक्शन भी चाहिए। भाई किस तरफ है, कैसे बताऊं? तो मैंने क्या किया, अगर ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूं तो इसी ट्रायंगल से मैं थीटा भी निकाल सकता हूं। यस सर। यस सर। टेन थीटा की वैल्यू आएगी बी अपॉन ए। यस सर। तो थीटा क्या आ जाएगा भाई? tan inverse b by a। तो मुझे ये बी और ए तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगे। जब वेक्टर दे रखा है तो मुझे ए और बी तो पता है। जब ए भी पता है तो थीटा मिल जाएगा। मींस मुझे ये भी मिल गया कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है। मतलब अगर वेक्टर मुझे इस फॉर्म में दे रखा है तो भी मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। डायग्राम में कैसे विजुलाइज करना है और आई कैप जे कैप के साथ कैसे विजुलाइज करना है, ये बातें समझ पा रहे हो? यस सर। चलो जी, अगर मैं आपसे पूछूं, एक मुझे वेक्टर दे रखा है एम वेक्टर 3i प्लस 4j। बताओ भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों बताओ मुझे। निकालो अपने। मैग्नीट्यूड 5। तो मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड तो हो गया 5। डायरेक्शन कैसे बताऊं? 53 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस सर। कह सकता हूं मैं 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 10 की वैल्यू 4/3 आएगी, लेकिन थीटा तो 53 डिग्री आ रहा है। क्लियर? चलो, अगर मैं इसकी जगह पे कोई नया वेक्टर डिफाइन कर दूं, एन वेक्टर 4i कैप माइनस, नहीं ये माइनस ये करता हूं और ये प्लस कर देता हूं 3j कैप। अब बताओ भाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5। फिर से 5 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हुआ। डायरेक्शन -53 डिग्री with negative x axis। चेक करो, गलत बता रहे हो। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कैसे? फोर्थ में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो फोर्थ में कैसे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। मैग्नीट्यूड 5 कैसे आया? चलो जी देख लो, नहीं समझ में आए बाई चांस कहीं भी ऐसा हो, कंफ्यूजन हो रहा है, ड्रॉ करके देख लो। भाई अगर मैं मानता हूं कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये वेक्टर n वेक्टर है कैसा? ये n वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो 4 का है, लेकिन नेगेटिव x में है, -4i कैप। यानी कि इस तरफ 4 मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव y में 3 मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, जिसका नाम है n वेक्टर। क्या ये पिक्चर विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। n वेक्टर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ।
तो देख ये 3 ये 4 तो ये 5 की आएगी। यस सर। तो 5 क्यों निकला समझ में आया? नहीं तो ये फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही कह रहा है फॉर्मूला। यस सर। उससे भी 5 निकलेगा। अब दिमाग में ये आता है भाई अंडर रूट है तो +-5 लगाना चाहिए, लेकिन मैं निकाल क्या रहा हूं, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, लेंथ है कि, तो नेगेटिव मैं लगाऊंगा ही नहीं क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये क्लियर? मैग्नीट्यूड 5 क्यों निकला? यस सर। अब जरा इस फिगर में ही एंगल देखो, आप एंगल में गड़बड़ कर रहे हो। ये वाला एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। 37 डिग्री, क्योंकि ये 3 है ये 4 है, ये आएगा 37 डिग्री। तो मैं कहूंगा 37 डिग्री विद x एक्सिस इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या ये ठीक लिखा है? अब हाँ, आप 53 डिग्री भी आंसर दे सकते थे, लेकिन तब आप कहते 53 डिग्री विद y एक्सिस, x के साथ 37 है तो y के साथ तो 53 होगा। क्या ये क्लियर? तो हमने अभी तक जो सीख लिया कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और वो भी कैसे, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कैसे करें, i कैप j कैप में कैसे लिखें, और अगर i कैप j कैप में दे रखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन कैसे सोचें, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो जी, फिर आगे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स। प्रेरणा कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? प्रेरणा कुछ पूछना है बेटा? आपका माइक अनम्यूट हुआ था। नहीं, क्लास में हो या चले गए? पहले तो हम ये समझें, जो हमने हेडिंग डाली एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग कंपोनेंट्स, अरे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एडिशन तो हमने सीख लिया, फिर नया तरीका सीख रहे हैं, अरे उसी से काम क्यों नहीं कर लेते? लेकिन उससे काम करना कई केसेस में बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो कई केसेस कैसे हैं जिसमें 2 से ज्यादा वेक्टर्स को अगर मुझे ऐड करना हो तो 99% केसेस में हमें प्रॉब्लम आ जाती है उस लॉजिक को यूज करते हुए जो अब तक हमने सीखा। 2 वेक्टर्स के लिए तो ठीक था, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना पड़ गया मुसीबत है। देखो जरा समझें इस चीज को कि क्या मुसीबत आ रही है हमारे को। मैं मान लेता हूं कि मुझे 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। एक वेक्टर तो मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में, कुछ भी ले लिया, 8 मैग्नीट्यूड का, नाम है ए वेक्टर। एक वेक्टर मैंने मान लिया इस तरफ कहीं 10 मैग्नीट्यूड का, एंगल क्या लूं भाई, एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और एक वेक्टर और डिफाइन कर देते हैं, यहां मान लेते हैं कहीं 4 मैग्नीट्यूड का, एंगल 37 डिग्री यहां दे रखा है। इसका नाम है बी वेक्टर, इसका नाम है सी वेक्टर। 3 वेक्टर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, भी उनके मैग्नीट्यूड कितने हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। अब मेरे से कहा गया भी निकालो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों वेक्टर्स का ऐड करो। हमने सीखा है 2 वेक्टर्स को ऐड करना, ये 3 को कह रहा है, कोई बात नहीं, तब भी हम सोच सकते हैं कि पहले ए और बी को ऐड कर लेते हैं, जो उनका रिजल्ट आएगा उसमें सी को ऐड कर देंगे। ये काम तो कर सकते हैं। जब करके देखें, जब करके देखें, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डिफाइन करें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री
क्या ये ठीक लिखा है? Yes, sir. cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2। तो ये 1/2 से 2 कट जाएगा, प्रोडक्ट में है आपस में। यहां बचेगा क्या मेरे पास? अंडर रूट के अंदर 80 ये आ रहा है और 64। 80 और 64 कितना हो गया? 124. 80 और 64 144 हुआ ना? यस सर। 144 प्लस 100 244। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकता हूं, फैक्टराइज करके वो भी देख लेते हैं। 244 को देखा भाई 2 से, 1 2 2, फिर 2 से 61, और कुछ नहीं कर सकता। अब 61 के आगे फैक्टर कर सकते हो? नो सर। 61 प्राइम नंबर है क्या? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, 2 बाहर आ सकता है बस, 2 अंडर रूट 61। इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। नो सर। मैग्नीट्यूड निकल गया। अच्छा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का वो भी निकालते हैं। मान लिया इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये वेक्टर मान लिया इन दोनों का रिजल्टेंट, वो सपोज इधर ना लेकर मैं इधर एंगल ले लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इससे निकालना है एंगल। तो ये एंगल अगर मैं अल्फा मानूं तो मैं कह सकता हूं भाई tan अल्फा की वैल्यू ये एंगल बी के साथ है, तो फॉर्मूला ए से स्टार्ट होगा, यानी कि 8 sin 60 डिग्री अपॉन 10 + 8 cos 60 डिग्री। देखो जी फॉर्मूला ठीक लिखा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. 8 sin 60 कितना होता है? √3/2। 3/2. तो ऊपर तो हो गया 4√3, नीचे आ गया 10 + 8 इंटू cos 60 होता है हाफ, तो ये आ गया 4√3/14, मतलब 2√3/7 3/7 का tan इनवर्स इज अल्फा। भाई ठीक निकाल लिया? मैंने क्या निकाला अभी तक? ए और बी का रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट निकाल लिया, बाकी नहीं किया कुछ अभी। अब मुझे क्या करना है, जो भी आंसर आ रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, इसमें क्या ऐड करना है? और ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मुझे इसमें सी वेक्टर और ऐड करना है अभी ये पूरा निकालने के लिए। अब Yes, sir. एक नई फिगर बना लेता हूं भाई, इसमें कंफ्यूजन ना हो। फिर से नई फिगर बना ली आपको समझाने के लिए। भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखी है, ये सी वेक्टर यहां पर कहीं है और ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां कहीं आ रहा है, जिसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड है 2 √ 61, इसका मैग्नीट्यूड है 4। जरा एंगल को विजुलाइज करो, एंगल देखें जरा इसी पिक्चर में। ये एंगल था 60, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। यस सर। तो ये सी वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में टोटल एंगल कितना बन गया? 37 + 30 प्लस अल्फा, 7 degree. ये बन रहा है 67 डिग्री प्लस अल्फा। अल्फा भी तो ऐड करोगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कैसा मिला? 67 डिग्री प्लस अल्फा। अरे अल्फा क्या है? tan इनवर्स 2√3/7। अब सोचो कि दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको और कहा कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब नया क्वेश्चन समझ लो कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 √ 67, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 67 डिग्री प्लस अल्फा। इनका रिजल्टेंट निकालो। क्या आसान काम है? नो सर। पागल हो जाएंगे इसे करते करते। 1.5-2 घंटे में खत्म होगा क्वेश्चन। अगर मुझे पूरी ट्रिगो इनवर्स भी आती है तो भी मैं अच्छा खासा टाइम खा जाऊंगा इसमें। भाई इसका रिजल्टेंट अगर मैं कहता हूं फाइनली आर है, तो आर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? 2 √ 61 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 √ 61 × 4 × cos ऑफ क्या?
अरे 67 डिग्री प्लस अल्फा, 67 डिग्री प्लस अल्फा। अल्फा कैसे लिख दूं, मुझे तो वैल्यू डालनी है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2√3/7। इसे सॉल्व करना है, इसे तो बाद में देखूंगा, पहले तो ये सॉल्व करने में ही हालत खराब हो जाएगी। यस सर। मेरे इन 3 वेक्टर्स जो दे रखे थे उनको ऐड करने में हमारी हालत खराब हो रही है। तो 2 से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करना है, तो वो बेसिक मेथड मेरी ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा, वो तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल बना रहा है। तो इसलिए हमने एक नया मेथड ढूंढा। हटा दो ये सब। अब हम सीख रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग कंपोनेंट्स। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो लॉजिक क्लियर, इसके बिना काम नहीं चल रहा था। नॉर्मल मेथड में तो हम दिमाग खराब हो जाएगा, एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, 1.5 घंटे में उसी में लगे हुए हैं, तब भी खत्म नहीं हो रहा, ये लग रहा है कहीं जरा सी गलती हो गई, काम गड़बड़। अब कंपोनेंट्स की हेल्प से कैसे करें जरा वो देखें। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, मैं वही 3 वेक्टर ले लेता हूं जो अभी लिए थे। 8 इस तरफ, 8 मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर, 10 60 डिग्री पर, 10 मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री पर, और 4 मैग्नीट्यूड का 37 डिग्री विद वाई एक्सिस। 4 मैग्नीट्यूड का 37 डिग्री विद वाई एक्सिस, इसका नाम सी वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर। इन तीनों को ऐड करना है। क्या करेंगे हम, जरा समझो इस चीज को। अब 1 मिनट लूंगा बेटा। हाँ जी, अब इन 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर देते हैं। किसमें, एक्स और वाई में, सभी को। मैंने नई फिगर बनाई, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको नई फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी डायग्राम में चेंज कर लेंगे, कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे, उस वेक्टर को कैंसिल करते जाएंगे। अभी मैं नई फिगर बना रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है भाई। इस तरफ तो आ रहा है एक वेक्टर 8 मैग्नीट्यूड का, वो पूरा का पूरा एक्स में है, तो उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। जो एक्स और वाई में नहीं है उनको रिजॉल्व करेंगे। अब ये वेक्टर 10 का है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ जो आएगा वो आएगा 10 cos 60। हाँ या ना? यस सर। 10 cos 60 का मतलब cos 60 होता है हाफ, तो 5, और 10 sin 60 का मतलब 5√3। देखो एक एक करके सबको रिजॉल्व करूंगा। पहले ए वेक्टर एज इट इज लिख दिया, बी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब आते हैं सी वेक्टर पर। 4 इधर आएगा, 4 cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 16/5। और इधर आएगा sin 37 12/5। आप ध्यान से देखो, हमें 3 वेक्टर्स को ऐड करना था, रिजॉल्व कर दिया। अरे मुझे तो 5 वेक्टर नजर आ रहे हैं,
2 राइट साइड में, 1 लेफ्ट साइड में, 2 अपवर्ड। 3 को ऐड करना लग रहा था हमें मुश्किल, लेकिन अब तो मुझे 5 को ऐड करना है। लेकिन इन 5 को ऐड करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में है, या अपोजिट डायरेक्शन में है, या परपेंडिकुलर है। तो जो इनको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? पहले एक एक्सिस को पकड़ लो, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको 3 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, राइट में 8 का, 5 का, और लेफ्ट में 12/5 का। तो इन तीनों का रिजल्टेंट तो मैं एक ही स्टेप में निकाल सकता हूं, a minus b। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे और इसका सबट्रैक्ट कर देंगे। ये 12/5 का मतलब 2.4 है। यस सर। तो मैं लिख सकता हूं भाई एक्स डायरेक्शन में, एक नई फिगर और बना लूं, अभी बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा 13 माइनस 2.4, राइट साइड में आ गया 10.13 माइनस 10.6। देखो जी, ठीक लिखा? यस सर। ऊपर देखें, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, वाई में तो 2 ही हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो हम सिंपल निकाल सकते हैं इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके। यानी कि ऊपर की तरफ जो वेक्टर आएगा दैट इज 5√3 प्लस 3.2। यस सर। यहां से देखो भाई, 3 थे, 3 के 5 बनाए, अल्टीमेटली ये 5 कितने में कन्वर्ट हो गए? सिर्फ 2 में। और वो 2 भी कैसे? जो परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करना तो बहुत आसान होता है। तो अब मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10.6 का स्क्वायर प्लस 5√3 प्लस 3.2 का स्क्वायर होगा। मुझे सिर्फ इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करना है और मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल रहा है। पहले किस फॉर्म में आ रहा था? ये आ रहा था। और अब किस फॉर्म में आ रहा है? पहले से काफी आसान नहीं हो गया? यस सर। और ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है बता देते हैं भाई। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो रिजल्टेंट मुझे पता है, वो तो इस तरफ होगा। अगर ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है, तो tan थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 5√3 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाय 10.6, यानी कि थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ 5√3 प्लस 3.2 अपॉन 10.6। मुझे सिर्फ इसी को तो सिंप्लीफाई करना है और कुछ ज्यादा काम नहीं। तो मैंने इन 3 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल ली। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? यस सर। सर हमने यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में सम करा है, तो सर उसका डायरेक्शन हमने राइट हैंड साइड पे क्यों से ले लिया? देखो, राइट हैंड साइड में आ रहा है 13, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है सिर्फ 2.4। एक वेक्टर राइट में 13 का, एक वेक्टर लेफ्ट में 2.4 का, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं मैं राइट डायरेक्शन में 13 न्यूटन, कोई और लगा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में 2.4 न्यूटन। उस बॉडी पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? राइट। समझ में आ गया? 2 वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और मुझे उन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। लेकिन रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? अरे जिस तरफ बड़ा मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? अगर ये बड़ा होता तो मैं इधर दिखा देता। क्या ये बात क्लियर? यस सर। एक तरीका तो ये है कि डायग्राम बना के करो, एक तरीका तो ये डायग्राम बना के। और इसमें भी देखो, ये जो पार्ट आया 10.6, इसे हम कहते हैं, 2 तरीके से लिखते हैं, RX या सिग्मा एक्स। 10.6 RY
या सिग्मा वाई, यहां मिल रहा है हमें 5√3 + 3.2। आर एक्स का मतलब रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन या एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, कुछ भी कह लो। ये वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट, इस तरह भी हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट है, ये वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट है। और फाइनली इस आर को, इस आर वेक्टर को अगर मुझे आई कैप जे कैप में लिखना है तो वो भी मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। 10.6 आई कैप प्लस 5√3 + 3.2 जे कैप, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर? जैसी जरूरत होगी वैसा यूज कर लूंगा। मुझे इसकी जरूरत है ये निकाल लूंगा, इसकी जरूरत है ये निकाल लूंगा। तो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? सर मेरे को ये tan थीटा के बाद से समझ में नहीं आ रहा है। tan थीटा ये कैसे निकाला? यस सर। अरे इसी ट्रायंगल में देख बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। परपेंडिकुलर की लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 5√3 + 3.2, और बेस कितना 10.6, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके सर। फिर थीटा निकालना है तो tan इनवर्स कर दिया। क्लियर है बेटा? यस सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन इस पार्ट को लेकर? नो सर। अब इसको करने का एक तरीका और भी है। हम नहीं बनाना चाहते डायग्राम, लेकिन डायग्राम बनाना आना चाहिए। कई जगह, मैक्सिमम जगह डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। हम डायग्राम नहीं बनाना चाहते, मैं बिना डायग्राम के करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी को आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं। मैं अगर ए बी सी को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप, खत्म। जे में कोई कंपोनेंट ही नहीं है ए वेक्टर का। बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर क्या है भाई? बी वेक्टर है 10 cos 60, यानी कि 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। ये काम तो हमने सीख लिया है कि कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करना है और आई कैप जे कैप में कैसे लिखना है। क्या ये बात क्लियर बी वेक्टर की? यस सर। सी वेक्टर को अगर मैं लिखता हूं तो सी वेक्टर आएगा 4 cos 37, 16/5, यानी कि 3.2 जे कैप में आएगा, और इधर इधर यानी कि -2.4 आई कैप प्लस 3.2 जे कैप। देखो ठीक लिखा है? यस सर। जब मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख लिया, मुझे निकालना क्या है? इन तीनों का सम। तो ऐड कर देते हैं। अब ऐड कैसे करें? आई के साथ आई, जे के साथ जे, अगर के होता तो के साथ के, यानी कि इन तीनों का सम अगर मैं देखूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आई में देखो क्या हो गया, 13 - 2.4, 10.6 आई कैप प्लस 5√3 प्लस 3.2 जे कैप। आंसर देख, यही तो आ रहा है। क्या ये क्लियर? और जब मुझे कोई वेक्टर आई कैप जे कैप की फॉर्म में मिल जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन करनी मैं सीख चुका हूं। ऐसे वेक्टर दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता सकता हूं कैसे होगी। तो जब मुझे वेक्टर आई कैप जे कैप की फॉर्म में मिल गया तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, डायरेक्शन ये बता देगा। हो जाएगा? यस सर। ये तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का यूजिंग कंपोनेंट्स। बहुत हेल्प करेगा कि वेक्टर्स को ऐड करना है, सिंपल ऐड ही करना हो, कुछ एनालाइज नहीं करना, तो ये सबसे आसान तरीका। लेकिन आगे जाके हमें, जब हम मैकेनिक्स में बात करेंगे तो उसमें हमें इन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी।
तो ये प्रोसेस भी आना चाहिए। ये पता भी होना चाहिए कि ये आर एक्स आर वाई हम किसे लिख रहे हैं। आर एक्स मतलब रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, आर वाई मतलब रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन। अब आपके पास 3 वेक्टर्स थे, मान लो मैं कहता हूं 3 की जगह पे 10 हैं। 10 वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, सबके मैग्नीट्यूड, सबकी डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है और सबको ऐड करना है। सिंपल क्या करेंगे, 10 को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, मान लो 10 के मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 20 बन जाएंगे। हर एक को रिजॉल्व करना पड़ गया तो 10 के 20 बन जाएंगे। कुछ आएंगे एक्स के अलोंग, 10 आएंगे एक्स के अलोंग, 10 आएंगे वाई के अलोंग उस केस में। तो ठीक, हर एक को एक्स वाई में अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो, लेकिन एक्स के अलोंग जितने भी हैं उन सबका रिजल्टेंट तो एक ही बन जाएगा, कोई या तो पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में। यस सर। भाई जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मींस हम आर एक्स तो अकेला निकाल सकते हैं सिंपली उसी एक्सिस को लेते हुए। फिर आर वाई निकालेंगे, वो भी कोई एक ही वेक्टर मिलेगा, या तो पॉजिटिव वाई में या नेगेटिव वाई में। अल्टीमेटली प्रोसेस क्या हुआ भाई, 10 थे, 10 के बनाए 20, लेकिन वो 20 अल्टीमेटली सिर्फ 2 में रिड्यूस हो जाएंगे। और वो 2 भी कैसे, परपेंडिकुलर। अरे उन परपेंडिकुलर को ऐड करने में क्या दिक्कत, बड़ा आसान काम होता है 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करना। तो ठीक, तो इस प्रोसेस से हम कितने मर्जी वेक्टर्स दे दो फटाफट ऐड कर लेंगे। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको? तो जो आपने इस तरफ समझाया ना लेफ्ट में। हाँ सर। ये समझ नहीं आया सर? आ गया। हाँ, नहीं जो मैंने अभी बताया क्या वो समझ में आ गया? 10 वेक्टर को 20 में रिजॉल्व करो और फिर उनसे 2 बना दो, एक एक्स में एक वाई में, फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लो, काम खत्म। जितने मर्जी दे दो फटाफट ऐड हो जाएंगे। जी सर। आगरा सेंटर क्या सबको क्लियर हो रहा है? गुड। चलो जी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर इसी के। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। 2 ही वेक्टर दे रखे हैं, आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कंपोनेंट से करके देखो। कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। 2 वेक्टर्स को ही लेके चल रहे हैं, इनको ऐड करना है यूजिंग कंपोनेंट्स। सब अपनी अपनी कॉपी पे करें फटाफट। वैसे आंसर आना क्या चाहिए? 2। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 2 2 के दोनों मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, एंगल 120 डिग्री, रिजल्ट तो आएगा 2। किस डायरेक्शन में आना चाहिए भाई? अरे किस डायरेक्शन में आना चाहिए? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने एंगल पर? 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अरे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो 120 है तो 60 पे डिवाइड कर रहा होगा। तो रिजल्ट तो मुझे पता है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करनी है कंपोनेंट मेथड से कैसे ऐड करूं इसे। कर डालो फटाफट अपनी अपनी कॉपी पे। हो गया। चलो आप लोगों ने कर लिया, मैं भी कर लेता हूं जरा। देखो हर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइंड होगी ये जरूरी नहीं। हम अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं एडिशन करने के लिए। यहाँ डायरेक्शन दिखा रखी है, लिखा नहीं हुआ कौन सी एक्स कौन सी वाई। हमें तो रिजल्टेंट निकालना है, तो मैंने रेफरेंस दे लिया भाई ये एक्स है और ये वाई।
ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो मैंने इसको रिजॉल्व किया, ये 2 तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, टेंशन ही खत्म। इस 2 को देखें तो ये वाला एंगल जो होगा ये 30 डिग्री का होगा भाई, पूरा 120 का है, ये 90, तो बाकी 30 बचा। यस सर। 2 का कंपोनेंट इधर आएगा 2 cos 30, 2 cos 30 मतलब √3, और इधर आएगा 2 sin 30 मतलब 1। देखो भाई सही रिजॉल्व किया है। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 और 1 अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इनका रिजल्टेंट राइट में बचेगा यस सर। 1, और ऊपर तो है ही एक √3। 2 के 3 बने, 3 के अल्टीमेटली फिर 2 बन गए, लेकिन ऐसे 2 जो परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ मैग्नीट्यूड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का √2, और ये एंगल अगर मैं अल्फा लेता हूं तो ये अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ √3/1 मतलब 60 डिग्री। क्या सबने इसी मेथड से किया है? यस सर। नहीं तो मैं ऐसा भी कह सकता था, इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब है 2i कैप, बी वेक्टर का मतलब है 2 sin 30 यानी कि -i कैप 2 cos 30 प्लस √3j कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मुझे मिल गया 2 - 1 1i कैप प्लस √3j कैप। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आराम से निकाल सकता हूं। क्या ये क्लियर? हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट देखें एक क्वेश्चन और, कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट, मेनली यही काम आएगा। इसको मैं आज नहीं करना चाहता, कल करें, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें बेस पे मुझे क्वेश्चन था। बोल बेटा। सर इसमें मेरे x एक्सिस पे 2 - √3 आ रहा है। एक्स एक्सिस पे कैसे बेटा बता? आपने कंपोनेंट गलत ले लिए होंगे। कौन सा एंगल लिया, 30 या 60? तो 60 ले लिया गलती से। 60 इधर ले लिया या नीचे लिया? सर नीचे। नीचे ले लिया तो फिर तो ठीक है भाई, ये तो 60 डिग्री ही होगा, इसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 60 यूज कर रहा है तो 2 को रिजॉल्व करना है, इधर आएगा 2 cos 60 और इधर आएगा 2 sin 60। आंसर तो यही आएगा। तूने cos 60 और sin 60 की वैल्यू गलत पुट कर दी होगी बेटा। cos 60 होता है हाफ, तो ये 1 बनेगा। sin 60 होता है √3/2, तो ये √3 बनेगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। एंगल कोई भी यूज कर, तेरी मर्जी, लेकिन जो यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग cos कहां लगाना है और sin कहां लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने 30 यूज किया तो इधर cos 30 sin 30, लेकिन अगर 60 यूज कर रहा हूं तो वो इस डायरेक्शन के साथ है, तो इधर cos 60 sin 60, आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर है? यस सर। चलो अभी डीपीपी 4 तक कंप्लीट कर सकते हो। किसी बच्चे ने कोई भी डीपीपी छोड़नी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, बच्चे डीपीपी कहते हैं अवॉइड करते हैं। उसी से प्रैक्टिस होगी, उसी से सीखोगे और इसी से आपको आइडिया मिलेगा कि कहां कमी हो रही है आपकी। वो मेरे से पूछो, उसे खत्म करेंगे। लेकिन डीपीपी किसी ने भी नहीं छोड़नी, सारे क्वेश्चन डीपीपी के अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? यस सर। आप में से कितने बच्चों को अभी मॉड्यूल्स नहीं मिले हैं? सर मुझे। अब मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया था, आपको मिल गया और ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। जिनको मॉड्यूल नहीं मिले हैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे अपना अपना नाम भेज दें मुझे, और सेंटर भी भेज दें, किस सेंटर से आप लिंक्ड हैं। ओके सर। मैंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है। मैंने कल दिया था बेटा उसका एड्रेस, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, आसान रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी दिक्कत आती है, टेलीग्राम ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर कहाँ से ज्वाइन करूँ? टेलीग्राम आपने डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल पे? हाँ सर। तो मैंने कल की क्लास में देखना रिकॉर्डिंग में एक एड्रेस लिखा है, उससे ज्वाइन कर लो, सर्च करके पब्लिक कर रखा है। ओके सर। तो ग्रुप पे मैसेजेस अलाउड हैं? ठीक है। हाँ, मैसेज मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया, आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हो उसमें। और बेटर है कि एक बच्चा डाउट भेज रहा है तो बाकी बच्चे कोशिश करें कि उसका सॉल्यूशन भेजें, आपस में डिस्कशन भी उसमें करो। मैं देखता रहूंगा, अगर नहीं हुआ कुछ ऐसा सॉल्व तो आप मेरे से, लेकिन आपस में भी डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप में। 12th के बच्चे बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। एक बच्चे का डाउट आया, बहुत सारे बच्चों ने उसके सॉल्यूशन भेजे, डिस्कशन हो रहा है कि ये ठीक क्यों है और ये गलत क्यों है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, किसी का कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा फिर। ठीक है, बाय बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर।